A very good morning, students. So we were discussing chapter force and pressure, and we have completed till page number 140, and we were discussing we have to start today atmospheric pressure. Now, atmospheric pressure. I hope all of you have understood the meaning of pressure. Pressure is force per unit area. Means how much force a body is witnessing per unit एरिया. और एरिया अगर डिफाइन करते टाइम हम नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म को 1 ले लें तो प्रेशर को कैसे डिफाइन करते थे? प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट बाय अ यूनिट एरिया. मतलब मैंने यूनिट एरिया ले लिया, मैंने लेंथ भी 1 सेंटीमीटर ले ली, ब्रेड्थ भी क्या ले ली 1 सेंटीमीटर ले ली, तो मेरे पास प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया. अगर मैं एरिया को 1 ले लेती हूँ तो प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा? फोर्स के. तो प्रेशर क्या है? फोर्स कितना एग्जर्ट किया है बॉडी ने जब हमारा एरिया क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 यूनिट लेना है हमने. लेंथ इंटू एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अगर हम रेक्टेंगुलर केस कंसिडर कर रहे हैं तो 1 इंटू 1 जो भी हो, अगर स्क्वायर हो तो L इंटू एल स्क्वायर होता है. तो हमने जब नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 ले लिया है तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स होता है. अब हमारे पास एक नया टर्म आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब एटमॉस्फेयर सबसे पहले समझें क्या है. हम आपको पता है मेरे अराउंड या आपके अराउंड क्या है? एक इनविजिबल एनवलप है. हमें एक कुछ यहाँ पे एयर आप सबको पता है हमारे पास हमारे आसपास क्या है? एयर का एक एनवलप है. उस एयर के एनवलप में हमने पढ़ा हुआ है कि N2 78% है, O2 20% है, 21 अप्रॉक्सीमेटली, सो 20.9 होता है. तो जितने भी परसेंटेज हमारे पास क्या है, हम सराउंडेड हैं एनवलप ऑफ एयर से. सो उस एयर के एनवलप को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. सो दिस एनवलप ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो हम सराउंडेड है एयर से और एयर के एनवलप को हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब अर्थ का सरफेस है, उसके ऊपर क्या है? बहुत सारी लेयर्स होती हैं. आप आगे पढ़ेंगे स्ट्रैटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये सब पढ़ेंगे. तो हम अर्थ की लेयर के ऊपर और भी कई लेयर्स होती हैं, ठीक है. और ये काफ़ी सरफेस तक एक्सटेंड करती है. मतलब आप लगा लीजिए, सपोज मान लो ये अर्थ है, तो ऐसा नहीं है अर्थ के अराउंड ही एटमॉस्फेयर है. इसके ऊपर काफ़ी किलोमीटर्स तक क्या रहती है? एक एनवलप रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. उसकी काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, वो डिवाइडेड होता है डिफरेंट लेयर्स में कि 10 किलोमीटर तक इतना होगा, 10 से समथिंग इतना होगा. तो यहाँ पे क्या है? हमें सिर्फ इतना करना है कि हमारे अराउंड एयर का एक एनवलप है जिसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर के एयर जो सराउंडेड है हमारे अराउंड, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है. प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है. कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, अगर हम एरिया यूनिट ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर कितना एक्सर्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब हम जब सिंपल प्रेशर की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कोई भी एग्जांपल ले लीजिए. जैसे हमने वॉल पे प्रेशर लगा रहे थे तो वो मैं लगा रही थी. अब एयर हमारे ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर कितना प्रेशर लगा रही है, वो क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? इसको डिफाइन करेंगे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर. एयर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कितना फोर्स लगा रही है. जब हम एरिया यूनिट ले लेंगे, यूनिट हम क्यों करते हैं? ताकि अपनी सिंप्लिसिटी के लिए. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एरिया हमने यूनिटी ही लेना है. हम यूनिटी इसलिए करते हैं ताकि हम ईजिली देख पाएँ कि क्या उस एरिया को हम फिक्स करके कितना प्रेशर उस पर लग रहा है, क्योंकि एरिया तो बहुत ज़्यादा है ऐसे. तो हम एरिया 1 सेंटीमीटर फिक्स करके उस पर फोर्स निकाल लेंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा. और वो प्रेशर किसने लगाया है? अगर एटमॉस्फेयर ने लगाया तो उसे क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. सो वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. हम पढ़ चुके हैं प्रेशर क्या है? फोर्स बाय एरिया. ओके. इफ़ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया, वही मैं आपको समझा रही हूँ. अगर हम एक यूनिट एरिया ले लेते हैं, जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये है एक कॉलम है, इसमें आप कॉलम में आपने यूनिट एरिया फिक्स कर लिया, मतलब आपने लेंथ 1 ले ली है, ठीक है. अगर ये रेक्टेंगल है, वैसे तो कॉलम है अलग चीज़ होगी, तो क्या है? हम उसका
एरिया जो भी जैसे भी निकालेंगे, सपोज स्क्वायर है तो एल स्क्वायर से आप निकालते हैं एरिया, तो लेंथ को आप 1 ले लेंगे। अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालते हैं, तो लेंथ को भी 1 ले लेंगे, ब्रेड्थ को भी 1 ले लेंगे, तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने एक सिलेंडर ले लिया, अब यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक सिलेंडर ले लिया है, उसका हमने एरिया 1 फिक्स कर लिया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इफ़ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर। अब सिलेंडर है वो क्या है, ओपन है, ऊपर वाली साइड से तो सिलेंडर है, तो ऊपर से क्या हो रहा है, एयर एंटर कर रही है। ठीक है, तो देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या है, आपको मैंने ग्रेविटी थोड़ा सा बताया था कि ग्रेविटी क्या है कि हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये क्या है, हमें पता है कि अर्थ की तरफ लगती है, मोस्टली हमने कहा था कि सिर्फ अर्थ के लिए कन्फाइंड नहीं है, अब नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही है, तो ये जो ग्रेविटी का फोर्स है ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब कि सिंपल सी बात कि एक सिलेंडर अगर पड़ा है तो उसके अंदर एयर है, एयर कितना प्रेशर लगा रही है वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने डेफिनेशन से क्लियर कर लिया। और यहाँ पे प्रेशर कैसा लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स ही लग रहा है ना यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटी ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ रहे हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसे बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये जरूरी नहीं आप सिलेंडर ले लीजिए, आप कोई टेबल पड़ा है तो आपको पता है कि वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर विटनेस कर रहा है, कितना, जितना उसमें ग्रेविटी लग रही है। या कहीं भी आप चेयर ले लीजिए, कोई भी कंप्यूटर ले लीजिए, वो अपनी जगह पे कन्फाइंड है, क्यों, क्योंकि उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ओके, उसने उसको बैलेंस करके रखा हुआ है। बट हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल इज़ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम इसका आइडिया लेते हैं, अब हमें देखना है ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अब इसके लिए एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, इसको समझिएगा। इसमें क्या है, टेक अ स्मॉल रबर कप। अब ऐसे आपने ज़रूर देखा होगा, आई एम श्योर आपने देखा होगा कि जो स्टिक हो जाता है रबर कप, आप किसी भी स्मूथ सरफेस पे लगाते हैं वो स्टिक हो जाता है, फिर आप जब उसको हटाने की कोशिश करते हैं तो वो इतनी ईजिली नहीं हटता, आपने देखा होगा रबर कप। तो इसमें क्या है, डज इट स्टिक टू द सरफेस। अगर आप क्या कर रहे हैं, एक स्मूथ सरफेस पे उसको स्टिक करा रहे हैं, वो स्टिक करेगा ऑब्वियसली। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस। अगर आप उसको पुल ऑफ करना चाहते हैं, क्या वो इतना ईजिली पुल ऑफ होगा, कैन यू डू इट, डिपेंड्स। तो देखते हैं हम, इस टाइप का आपने रबर सकर जरूर देखा होगा। अब देखिए, व्हेन यू प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड सरफेस एस्केप आउट। अब देखिए क्या हो रहा है, जब आपने उसको स्टिक कराने के लिए स्मूथ सरफेस के पास रखा तो क्या होगा, जो एयर उस कप में थी और सरफेस के बीच की एयर बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब ये क्या होगा, वो स्टिक हो जाएगा, मतलब उसके अंदर क्या हो गया है, प्रेशर कम हो गया है एयर का। एयर का प्रेशर क्या हो गया, एयर बाहर चली गई ना, तो उसमें क्या हो गया, उसके और सरफेस के बीच में वो स्टिक हो गया है और एयर बाहर निकल गई है, तो क्या हो गया है, उसका प्रेशर कम हो गया। द सकर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज प्रेशर ऑन द एटमॉस्फेयर एक्ट ऑन इट। सरफेस वो स्टिक क्यों कर रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर उस पर एक्ट हुआ है, बट अब वो प्रेशर जब इसके अंदर है तो वो क्या हो गया, कम हो गया। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस। अब उसको खींचते टाइम इतनी डिफिकल्टी क्यों आ रही है। टू पुल ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये सरफेस है, मान लीजिए आपने यहाँ रबर सकर लगा दिया, अंदर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, अंदर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया। बाहर प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो बहुत ज़्यादा है। अब प्रेशर क्या है, डिफरेंस आ गया, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है। तो दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, उसके मैग्नीट्यूड का हमें आइडिया लग जाएगा। इन फैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन टू पुल ऑफ द सकर। अब इतने ईजिली हम उसको पुल ऑफ नहीं कर पाएंगे इफ़ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द सकर एंड सरफेस। कुछ एयर अंदर अभी भी है, तभी हम उसको पुल ऑफ कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है।
डज इट गिव यू द आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? दोबारा देखिए आपने क्या किया है, आपने एक सरफेस लिया था, आपने रबर स्टकर को जब स्टिक किया तो अंदर का प्रेशर कम हो गया है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। अगर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो जब आप इसको पुल ऑफ करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा ना कि वो प्रेशर कितने प्रेशर से आप खींचना पड़ रहा है आपको, यानी आपको आइडिया लग जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मूव कर रहे हैं, आपकी स्पीड 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड मान लो, तो वो 10 क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट होते हैं पास्कल। ठीक है, अब मैंने प्रेशर बोल दिया 10 पास्कल, अब वो 10 क्या होता है, मेरा मैग्नीट्यूड होता है। तो मुझे उस सरफेस से उस रबर सकर को रिमूव करने में कितना प्रेशर लगा, उसका मैग्नीट्यूड का आइडिया हमें इस चीज़ से लग जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, the force due to air in a column of height of atmosphere and area। अब मान लो एरिया आपका है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ओके, ये फिगर 11.9 में दिखा रखा है ये चीज़। ठीक है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड, आपने ये ले लिया कि आपने एक सिलेंडर कैरी किया हुआ है, ठीक है, अपने हेड पे, और उसका लेंथ कितना है 15, ये भी 15 और इस तरह से कुछ 15 है। ठीक है, 15 है दोनों। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, एरिया कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वो हमारे ऊपर होता है कि अगर हम एरिया यूनिटी लेते हैं तो हम अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको डिफाइन करते टाइम एरियाज आप 1 ले सकते हैं, बट वैसे एरिया कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रेशर क्या है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ओके, अब देखिए, द फोर्स ड्यू टू एयर in the column is height of the atmosphere and area 15 into 15। ठीक है, फोर्स क्या होता है, अब फोर्स क्या है, एक तो हाइट कितनी है और एरिया कितना है, और ये नियरली इक्वल होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। अब उसका कितना है 225 kg, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2250 न्यूटन में। अब ये देखिए यहाँ पे एक बार एक चीज़ को समझिए आप, ये चीज़ एक बार सिर्फ इस चीज़ को समझिए कि वो इतना बड़ा सिलेंडर अपने ऊपर कैरी क्यों कर पा रहा है, और वो ऐसा इतना प्रेशर क्यों बियर कर पाया, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि वो क्रश हो जाए। तो रीज़न दैट वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट प्रेशर इनसाइड अ बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंसिंग द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। अब आप देखिए, आपकी बॉडी के अंदर गैसेस हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है। अब हमारी बॉडी के अंदर गैसेस हैं, वो भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, ऊपर से हमने जो सिलेंडर रखा हुआ है वो भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जितना भी यहाँ पे ये तो एक एग्जाम्पल है। तो किसी भी आप बॉडी को जब उठाते हैं तो उसका प्रेशर आप अपने ऊपर संभाल पा रहे हैं। वो क्यों संभाल पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर का प्रेशर, ठीक है, आपके अंदर बॉडी का प्रेशर जो है, जो गैसेस एक्सर्ट कर रही हैं, वो बैलेंस कर पाता है उसको, तभी आप किसी चीज़ को उठा पाते हैं ना, अदरवाइज़ तो आप उसको उठा ही नहीं पाते। तो आप वही चीज़ उठा पाते हैं जिसका प्रेशर आप बियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड, यहाँ पे तो सिर्फ एक आइडिया दिया कि इतना भार हम कैसे उठा पा रहे हैं। ठीक है, कि जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी लग रही है तो हम क्रश क्यों नहीं हुए इस फोर्स से। ग्रेविटी आपको पता है नीचे की तरफ लगती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या कर रही है, नीचे की तरफ लग रही है। तो इतना बड़ा आपने सिलेंडर उठा लिया है, तो क्यों उठा पाए हैं, क्योंकि आपके अंदर का प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर से कैंसिल हो चुका है। और ऊपर वाला प्रेशर क्या है, फोर्स पर ये यूनिट एरिया, तो वो फोर्स आपको पता है, एरिया आपको पता है। ठीक है, तो आपका ऊपर वाला प्रेशर पता है और बॉडी का प्रेशर आप उठा पा रहे हैं, तभी बैलेंस हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो बैलेंसिंग की वजह से क्या हो रहा है कि आप कोई भी लोड जितना भी आप मैक्सिमम बियर कर सकते हैं वो आप अपने हेड के ऊपर उठा पाएंगे, अदरवाइज आप उठा ही नहीं पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये डिटेल में आपको ये सब आगे आएगा कि कैसे ये 225 kg इतने न्यूटन हो गया है फोर्स। अभी सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ ये आइडिया लेना है कि इतना मैग्नीट्यूड हम कैसे उठा पाए, क्योंकि हमारे वाली फोर्स ने उसको बैलेंस कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जस्ट नॉलेज के लिए एक बॉक्स है जिसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। वो क्या कहता है, Otto 1
ऑटो वॉन गुरिक एक जर्मन साइंटिस्ट है, 17th सेंचुरी में उसने क्या किया, एक पंप डिस्कवर किया। आप ये देख लिए हैं कि हॉर्सेस के बीच में एक पंप उसने डिस्कवर किया है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ दिस पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ द वेसल, अब एयर एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसने एक पंप डिस्कवर किया। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर ही जॉइंट टू हॉलो मेटालिक हेमिस्फेयर। अब ये हेमिस्फेयर, एक ये हेमिस्फेयर है, दूसरा ये हेमिस्फेयर है, उसने दो हेमिस्फेयर को ज्वाइन कर लिया। उसका डायामीटर था 51 सेंटीमीटर और उसने उसके अंदर की एयर निकाल दी, जैसे हमने रबर सक्कर में किया था। रबर सक्कर में जब हमने स्टिक किया तो एयर अंदर की कम हो गई और बाहर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमें पुल करने में क्या आ रही थी, पुल करने में हमें प्रॉब्लम आ रही थी ना। पर अगर हम प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो हमें मैग्नीट्यूड पता लगेगा कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको हमें उसे हटाने में लग रहा है। तो उसने यही किया, दो हेमिस्फेयर को ज्वाइन करा लिया, एयर अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेस, उसने क्या किए, 8 हॉर्सेस लिए ऑन ईच हेमिस्फेयर, मतलब 8 इस तरफ 8 इस तरफ, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। उधर so greater is the force of air pressure that the hemisphere could not be pulled apart. So greater is the force that the hemisphere could not be pulled apart. आप जितनी फोर्स लगा रहे हैं, जितनी ग्रेट फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उतना क्या आएगा, हेमिस्फेयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। अब जितना ज़्यादा, अब बात वही है, अगर बैलेंसिंग हो रही है तो वो वैसे ही नहीं जाएगा, पर आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो वैसे भी पुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर बहुत कम है और बाहर का प्रेशर बहुत एटमॉस्फेरिक ज़्यादा है। तो इस डिफरेंस की वजह से क्या आएगी, हमें डिफ़िकल्टी आएगी और हमें मैग्नीट्यूड का आइडिया लगेगा कि कितना हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, सो आज हमने क्या पढ़ा है, मेनली आज हमने पढ़ा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है किसी भी चीज़ पे, ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, उसे क्या बोलेंगे, या प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर बोल दो, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है, एयर का एनवेलप, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर या प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर बोल दो, उसे क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसमें हमने एक्टिविटी से समझा, रबर सक्कर वाली एक्टिविटी, जिसमें हमने देखा कि जब हमने उसे स्ट्रिक किया तो प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज़्यादा था, उस डिफरेंस की वजह से हम उसको पुल कर पाए, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या देखा, हम इतना ज़्यादा लोड क्यों कैरी कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने ऊपर वाले प्रेशर को, ऊपर वाला प्रेशर किस वजह से लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। देखो ऊपर वाला प्रेशर क्यों लग रहा है, दोबारा इस चीज़ को समझो, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ऊपर वाला प्रेशर में हम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और फोर्स किस फॉर्म में है, ग्रेविटी की फोर्स में ना, क्योंकि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ ग्रेविटी वाली चीज़ हमारे एयर की, हमारे बॉडी के प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर पा रही है, इसलिए हम कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं कर रहे हैं और हम ईजिली वो लोड कैरी कर पा रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ओके, सो एक शॉर्ट और रिवीजन कर लेते हैं क्या, ये जस्ट रिवीजन ऑफ द चैप्टर। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी, आप वो क्वेश्चन आंसर्स अपने फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा, मैं उसको समझाऊंगी, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन को आपको समझाऊंगी, आपको हर चीज़ समझ के करनी है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन आंसर्स लिख लेने हैं सीधा, आप उसको समझ के लिखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगी, आप वो क्वेश्चन आंसर्स लिखना अपनी फेयर नोटबुक में स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, अब फोर्स क्या है, हम इसको एक बार देख लेते हैं दोबारा। फोर्स क्या होती है, पुश और पुल होती है, और फोर्स क्यों आती है, ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन, जैसे मैंने बताया फोर्स क्या, 10 न्यूटन, 10 क्या है, मैग्नीट्यूड, न्यूटन तो उसका यूनिट हो गया, डायरेक्शन, अब मुझे पता होना चाहिए फोर्स में किस डायरेक्शन में लगा रही हूँ, तो फोर्स की एक डायरेक्शन भी होती है, इसलिए इसको एक फैक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। उसके बाद अ चेंज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट या डायरेक्शन इम्प्लाइज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर उसकी क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट में कॉज अ चेंज इन द, हमने पढ़ा था कि उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, वो मोशन से रेस्ट पे आ सकता है, रेस्ट से मोशन में आ सकता है, या उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। फोर्स कैन एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमने पढ़ी थी।
फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं। लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, और प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये था सारा चैप्टर। आप एक बार फिर से सारे चैप्टर पढ़िए। आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी, बट आप एक बार बुक रीडिंग की हैबिट बनाइए, क्योंकि बुक रीडिंग से हमारे पास काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगी, एक PDF प्रोवाइड कराऊँगी NCERT बैक क्वेश्चंस का, जो आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, सो प्लीज़ go through the chapter, read it again and again and keep studying. Okay, thank you.